ये जो मैरिटल वैवाहिक बलात्कार को भारतीय दंड विधान में शामिल किया जाए, अगर पति जोर जबरदस्ती करता है तो उसको भी उसी बलात्कार के अपराध के तहत सजा मिलनी चाहिए जैसे किसी और अपराधी को मिलता है। आप अपनी प्रतिक्रिया बताएं। मेरे ख्याल से हमारे पास ऑलरेडी 498 एक घरेलू हिंसा का कानून है और घरेलू हिंसा सिर्फ मारपीट नहीं, उसमें यौन शोषण भी शामिल है, वो मौखिक भी है, वो दैहिक भी है। तो मेरे ख्याल से एक और नए कानून की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है हमें। और हम ये मान के चल रहे हैं कि केवल पुरुष ही बलात्कार करता है। यदि महिला का तो बेडरूम के अंदर किसने किसके साथ बलात्कार किया ये कौन तय करेगा? नहीं तो वो कौन तय करेगा? ये तो कह रही है कि भाई अदालत में मामला जाएगा, जैसे और भी बलात्कार के मामले होते हैं, जैसे उसमें जिरा होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, वैसे होगा और सच्चाई सामने आएगी। बिल्कुल भी नहीं आ सकती है सच्चाई सामने अगर आप केवल एक तरफ का कंसर्न, एक तरफ की बात लेकर चलेंगे। या तो आप उसे जेंडर न्यूट्रल बनाइए। नहीं, कह रहे हैं कि जेंडर न्यूट्रल हो चुका है, उसमें जो है फिर तो घर टूटेंगे, फिर तो और कोई इसके आगे कोई बात ही नहीं रहेगी कि आप एक कानून पे कानून बनाते चले जाइए। दुरुपयोग पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। पहले से ही हमारे पास इतने सारे कानून हैं जिनका इतना सारा दुरुपयोग हो रहा है। न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी उसमें प्रताड़ित हो रही हैं। रंजना जी आप बताएं, इस पे महिलाएं भी प्रताड़ित हो रही हैं? कहाँ, कौन से कानून के तहत? ये और सवाल ये कि नहीं, देखिए आप ये कह रहे हैं कि दहेज का जो कानून बना है अक्सर उसके बारे में कहा जाता है। 490 का जो कानून बना है तो उसके बारे में जब ये कहा जाता है तो 498A में जब लिखाते हैं तो सबसे पहले दो चीजें होती हैं। एक तो दहेज का कानून जो 304B जब लागू होता है, जब वो हत्या हो चुकी होती है, लड़की मर चुकी होती है, तो ऐसे में अगर आप सुनिए तो सही ना, उसके मेरी बात 498 एक केस पे आपके घर में पुलिस पहुंच जाती है और आप पूरा का पूरा परिवार गिरफ्तार हो जाता है। उसके बाद बात क्या होती है? कितने पैसे चाहिए आपको, ले लीजिए और हमारी जान छोड़िए। ये तो आपने करप्शन की बात की ना, ये कानून की बात नहीं की आपने। ये जहाँ लड़की की मौत हो जाती है वो तो एक अलग, जहाँ मौत नहीं होती है, बिल्कुल लड़की बिल्कुल स्वस्थ है, उसको कोई परेशानी नहीं है और उसने 1000 केस ठोक दिया है और बाद में पता चलता है। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट सुधांशु जी 1000 केस ठोकने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि 1000 तो मुकदमे में। चलिए ममता शर्मा भी हमारे साथ। मेरी बात सुनिए, मेरी एक लाइन की बात खाली सुन लीजिए कि ऐसा कहीं नहीं है। 498A के केस में कुल 19% ही सजाएं मिल रही हैं। बाकी तो एक जनरल परसेप्शन बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत हो रहा है, बिल्कुल एक्सटॉर्शन की तरह यूज हो रहा है। वो तो आप एक और लॉ ले आइए एक्सटॉर्शन की तरह यूज होगा। क्या अधिकारी नहीं दे रहे अपनी बात करने का। एक मिनट, ममता शर्मा महिला राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गई। हाँ ममता शर्मा जी, आप बताएं कि ये जो मांग की जा रही है कि वैवाहिक बलात्कार को भी उसी तरह से भारतीय दंड विधान में शामिल किया जाए जैसे अन्य बलात्कार मामले, सेक्सुअल असॉल्ट का मामला समझा जाना चाहिए और पुरुष को भी, पति को भी दंडित किया जाना चाहिए अगर जोर जबरदस्ती करता है। आप बताएं, आप क्या मानती हैं? चलिए फिर से कोशिश करेंगे। हाँ बताएं रंजना जी। नहीं, मैं आपसे जो कह रही हूँ कि एक जनरल, चूंकि शुरू में जब ये कानून लागू हुआ और लड़कियां गईं और उन्होंने कहा, तो जो कानून की मुख्य बात थी कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एक चीज देखिए, जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है और जो नॉन कंपाउंडेबल है, अगर ये तीनों परिस्थिति है तो भी बेल अगर विशेष परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट के हक में होता है कि वो बेल दे सकता है और बेल मिलती है। दूसरी चीज नॉन कंपाउंडेबल है, लेकिन सुनिए तो सही ना, तो ऐसा कहीं हो नहीं रहा। लेकिन एक बात ऐसी फैल गई है समाज के अंदर, एक कानून, मेरी बात सुनिए, एक कानून ऐसा है जिसका थोड़ा बहुत असर दिखाई पड़ने लगा था, तो लोगों ने मिलकर, अगर आप कह रहे हैं कि असर हो रहा है तो मेरी राय में लेना देना, दुरुपयोग हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। और एक और नए कानून का मतलब भी सिर्फ दुरुपयोग होगा, क्योंकि आप सिर्फ महिला की नजर से सारी चीजें देख रहे हैं, पुरुष की नजर से देख ही नहीं रहे। आप उसको अधिकार ही नहीं दे रहे हैं बात कहने का। और उसके साथ साथ उसकी माँ, बहन, उसके बहनोई, सभी रिश्तेदारों को आकर के गिरफ्तार कर लेते हैं। और तो ये हुआ तो ये पुलिस फॉल्ट है, ना कि लॉ की। जो इम्प्लीमेंटेशन आप मुझे बोलने की अपॉर्चुनिटी दीजिए ना, तो आप बता रहे अभियुक्त अगर उस पर पत्नी ने बना दिया है, उसने सास को भी बना दिया, ननद को ही बना दिया, नंदोसी सबको बना दिया, तो उसमें पुलिस का क्या दोष है? वो तो पहले जाके गिरफ्तार। तो पुलिस का सभी ऑफेंस अवेलेबल भी बना दिया है। पुलिस का जो है, पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है और ये वर्मा कमेटी भी कहती है, प्रकाश सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पुलिस क्या करती है, कोई भी केस हो, ना कि 498 है, 302, कोई भी केस हो, फर्स्ट पुलिस का होता है अरेस्ट। और 498 केसेस में जाके आपने सबको अरेस्ट कर लिया तो फॉल्ट लॉ का नहीं है, फॉल्ट है पुलिस का और इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी का। अगर आप
ये कहें कि क्योंकि लॉ मिसयूज होते हैं, इस लॉ को निकाल लीजिए, तो सारे लॉज को निकाल लीजिए। लॉ की जरूरत क्या है, क्योंकि सब लॉ जो है मिसयूज होते हैं। और नहीं, और मैं एक सुझाव और रख दूं कि कानून की जरूरत तब पड़ती है। आप दहेज लेना देना बंद कर दिए, दहेज के कानून की जरूरत ही नहीं है। आप दहेज क्यों लेते हैं, आप दहेज क्यों लेते हैं, आप प्रताड़ना क्यों करते हैं, आप उसके मूल को खत्म करिए ना। तो फिर आप किसी एक मामले में मामले दर्ज होते हैं 100। नहीं, एक मामले नहीं, 8,637 लड़कियां मरी हैं, हत्या हुई है 2011 में। मोर देन 60,000 मैरिड मैन सुसाइड कर रहे हैं, एनसीआरबी का डेटा है। कोई मेंस वेलफेयर मिनिस्ट्री नहीं है जो ये पता लगा सके कि आत्महत्याएं कहाँ से आप डेटा लाई हैं। ये डेटा एनसीआरबी का डेटा है, मैंने नहीं बनाया। अगर उसका डेटा है, अगर मिसयूज हो रहा है, ये किसान आत्महत्या का डेटा तो कोर्ट्स को उसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए। और अरे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दुरुपयोग हो रहा है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ये तो ये एक लीगल टेररिज्म है, ये सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट के ये बॉल्ड स्टेटमेंट्स और असर्शंस जो कोर्ट में सब ऑबिटर है, वो सब कानून नहीं है। अगर मिसयूज हो रहा है, होम मिनिस्ट्री ने तो परिपत्र जारी किया है कि अगर 498A का मामला होता है तो तुरंत गिरफ्तारी न हो, क्योंकि बहुत दुरुपयोग हो रहा है। तो अगर रॉन्ग हो रहा है तो गवर्नमेंट को भी लेना चाहिए कि अगर जो दुरुपयोग कर रहा है उसको भी डालिए प्रिजन में। आप क्यों उसको छोड़ दें? मिसयूज क्लॉज क्यों नहीं जोड़ा गया? चलिए एक और ब्रेक लेना पड़ेगा हमें भी इस वक्त। आप बने रहिए हमारे साथ। हाँ, अंतराल के बाद फिर से आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। हाँ, सुशील कुमार जी, आप बताएं वकील के रूप में ये जो तमाम कानूनों की बात हुई, देखिए मैंने ये कभी नहीं कहा कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा। जहां भी यूज होता है अब्यूज भी साथ होता है। नहीं, साथ होता है वो जनरल बात नहीं, कितना हो रहा है। नहीं, अब्यूज काफी होता है, तभी तो ये 498A की प्रॉब्लम है। कितना अब्यूज हुआ इसका भी होगा, लेकिन बाद में समझ आएगी। जैसे अब लिबरलिज्म आ गया, पहले आप कानून बना के उसका दुरुपयोग होने के लिए छोड़ दीजिए और फिर उसको हटाइए। हमारी भावना बनाने में ये नहीं है, लेकिन दुरुपयोग तो आदमी करते हैं ना। दुरुपयोग कौन करता है? दुरुपयोग आदमी नहीं कर रहे हैं, दुरुपयोग औरतें कर रही हैं, घर टूट रहे हैं। आदमी का मतलब मेरा कॉम्प्रिहेंसिव है। जो विक्टिम है, जिसपे एलिगेशन लगाएगा, वही तो दुरुपयोग है। अगर ये जेंडर न्यूट्रल है, मैं भी तो एलिगेशन लगाता हूँ, वो भी दुरुपयोग होगा। उस बंद कमरे में क्या हुआ उसका एविडेंस कहाँ से लाएंगे आप? अभी आप दूसरी बात कर रहे थे सुशील कुमार जी कि हम जिरह करेंगे, फला करेंगे, अभी फिर आप हमारी ही बात कह रहे हैं। आपकी बात इसलिए कह रहा हूँ कि अब्यूज तो हमेशा रहता है हर चीज का। इंसान के दिमाग जैसी कोई मशीन नहीं है। कितना भी आप सिंपल कानून बना लें, सेफ गार्ड वाला बना होगा कि औरत आके कह देगी कि रात में हमने कंसेंट नहीं दिया था, मेरे किसी ने बलात्कार किया। और बलात्कार जो R वर्सेस R जो 1991 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का जो जजमेंट आया, जिसने ये कह दिया कि आप कोई भी कंसेंट शादी के बाद ये मत मानिए कि हमेशा के लिए सहमति बनी हुई, सहमति लेनी पड़ेगी। तो उसमें कहता है कि अंतिम वक्त भी सहमति को वापस लिया जा सकता है, एट द लास्ट मोमेंट। एट द लास्ट मोमेंट का क्या मतलब है? सारी बातें बोल नहीं सकता हूं, लेकिन अंतिम वक्त पे सहमति वापस लेने का क्या मतलब है और क्या व्यवहारिक रूप से वो संभव है? अब ये तो एलिगेशन आप प्रूव करेंगे, क्यों नहीं प्रूव करेंगे? आप बताइए, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करेंगे। विटनेस बॉक्स में जाएंगे, विटनेस बॉक्स में आप खड़े होंगे और आप बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कह रही हूँ, आप तो हम लोग असल में बड़े पीछे देखो लोग हो गए हैं। 104 देशों में जो कानून बनाया है और 498 और डीवी नहीं है। नहीं, डीवी वो दहेज लेते नहीं है और दहेज के लिए औरतों की हत्या नहीं करते, जेंडर न्यूट्रल भी है, ये भी हत्या नहीं करते। कानून में 104 देशों का हवाला दे रही है। हमारा पूरा जो IPC CRPC सब उन्हीं देशों के आधार पर बना, हमने ब्रिटेन से ही सारा ले लिया। ऐसा और वही समाज हम बना रहे हैं। अब यहाँ समाज टूट रहे हैं। माँ कहेगी मेरे अपने से कि मेरे तुम्हारे पिता ने तो बलात्कार किया था। हम क्या समाज दे रहे हैं? हम शादियां तोड़ रहे हैं या जोड़ रहे हैं? आप ये सोचिए। देखिए, विवाह नाम की संस्था आप खत्म कर देंगे। ये जो डीवी की बात कर रहे हैं, डीवी एक्ट विश्व भर में 104 के ज्यादा देशों में डीवी एक्ट हैं और ये रिकॉग्नाइज करती है कि महिला में इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी है। और आर्टिकल 21 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, राइट टू लाइफ, उसमें कहता है कि आप किसी को पीट नहीं सकते, सम्मान का हक है आपको। हक है। तो अगर आप कानून बनाएं कि आप अपने वाइफ को पीट सकते हैं, आप उनको रेप कर सकते हैं, तो आर्टिकल 21 का आपने तो जब हमारे पास घरेलू हिंसा का कानून है तो हमें मैरिटल रेप के कानून की घरेलू हिंसा सभी प्रकार के सेक्शन शामिल हैं। नहीं, ये बिल्कुल देखिए, नहीं, बस एक सेकंड के लिए, मैं एक सेकंड के लिए कहना चाहती हूँ, पहले इस पर खुल के बहस चले। इसमें हम लोग कहीं और हम सब बहस में शामिल होने को तैयार हैं। चर्चा हम समाप्त करेंगे, चूंकि अब समय बिल्कुल समाप्त हो गया, इसलिए आप लोगों को हम बहुत धन्यवाद देते हैं। ज्योति तिवारी, रंजना कुमारी, मृणाल सतीश और सुशील कुमार जी, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम
जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष से बात नहीं कर पाए, फोन लाइन हमारी जो है वो कट गई थी। लेकिन हम इसके साथ ही चर्चा समाप्त करने, जैसा कि रंजना कुमारी ने भी कहा कि इस पर चर्चा हो और उसमें सब लोग शामिल होने के लिए तैयार हैं, तो निश्चित रूप से अभी तो एक अध्यादेश आया है और जब विधेयक आएगा तो उस पर व्यापक चर्चा होगी। जैसा कि गृह मंत्रालय ने कहा है कि सभी राज्यों से राय मशविरा लेकर के ही इस अध्यादेश की जगह पे एक नया विधेयक लाया जाएगा और सबकी राय ली जाएगी। लेकिन इतनी बात पक्की है कि पति पत्नी का संबंध एक भरोसे का संबंध होता है, प्यार का संबंध होता है, और अगर प्यार और भरोसा बना रहे तो शायद इसकी नौबत ही नहीं आएगी। इसी के साथ और इसी उम्मीद के साथ हम इस बहस पर समाप्त करेंगे। आप अपने सुझाव हमें भेजिए AS@dd.nic.in। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। आमने सामने, कमरा संख्या 511, टावर बी, दूरदर्शन भवन, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। नमस्कार, शुभ रात्रि।